भारत में वनीकरण या वानिकी की समस्याओं पर प्रकाश डालें। दूसरा सवाल है, आर्थिक समृद्धि का वनों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करें। तीसरा है, औद्योगिक विकास वनों को किस प्रकार प्रभावित करेगा। चौथा सवाल है, वनवासी या आदिवासियों की उपस्थिति वनों को किस प्रकार प्रभावित करती है। और पांचवा और अंतिम सवाल है, कृषि का विकास वनों को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो दोस्तों, ये कुछ सवाल हैं जो कि यूपीएससी, बीपीएससी या फिर जेपीएससी की जो लिखित यानी कि जो मुख्य परीक्षा है उसमें आते हैं, या फिर इनसे ऐसे मिलते जुलते सवालों के आने की संभावनाएं होती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि पहले हमने यूपीएससी का जो प्री के लिए 4-5 एपिसोड बनाया था। ये बहुत अच्छा रिस्पांस तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी कहेंगे कि उत्साहवर्धक रहा आप लोगों का रिस्पांस। तो चलिए अब हम बात करेंगे वनीकरण की समस्याओं पर। तो ऐसे आज के इस एपिसोड में आपको वनीकरण और उनकी समस्याओं से रिलेटेड ऐसे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का 56वां एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय वानिकी की समस्याएं या समस्याओं के बारे में। तो समस्याओं पर बात करें उससे पहले चलिए हम कुछ बात करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ चीजें कि जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा या उनके अंदर ISFR है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे का एक रिपोर्ट आता है जो कि हर दूसरे साल आता है। 2021 में आया था ये, जिसमें कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ डाटा दिया हुआ है। बात करते हैं, जो कि भारत में जो 19 की अपेक्षा जो 21 में जो वन क्षेत्रफल में वृद्धि है वो 2261 वर्ग किलोमीटर का है, ये पिछले 2 साल में। एरिया वाइज यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट कवर जो है इंडिया में सबसे ज्यादा है। मैक्सिमम इंक्रीज जो है फॉरेस्ट कवर में वो आंध्र प्रदेश में है। कितना है ये? 647 स्क्वायर किलोमीटर आंध्र प्रदेश, और फॉलोड बाय तेलंगाना, जिसमें कि तेलंगाना का फिर आएगा आपका तेलंगाना का आएगा 632 स्क्वायर किलोमीटर, और ओडिशा का उसके बाद 537। यानी कि सबसे ज्यादा जो वनों में वृद्धि देखी गई वो आंध्र प्रदेश में 647 स्क्वायर किलोमीटर, उसके बाद तेलंगाना में 632 और तब ओडिशा में 337। 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो है जिनके पास 33% जो जोग्राफिकल एरिया है उसके आसपास का जो है फॉरेस्ट कवर है, 33% के आसपास। द टोटल कार्बन स्टॉक इन कंट्री, ये है जो भारत में जो टोटल कार्बन स्टॉक है वो है हमारा 7204 मिलियन टन का, जो कि इंक्रीज हुआ है कितना? 79.4 मिलियन। टोटल मैंग्रोव कवर जो इंडिया का है वो है 4992 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें कि 17 किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो अब आगे जो है इस पर फोकस है कि वनों को कैसे कंजर्व किया जाए। अब देखिए यहाँ पर फॉरेस्ट का जो कवर है कुछ इसका बारे में दिया गया। ये देखिए इंडिया जो टोटल एरिया है भारत का, उसका नॉन फॉरेस्ट एरिया है 76.87%। उसमें उसके बाद आप देखेंगे VDF जो है वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है उसकी वो एरिया है 3.04%। उसके बाद है MDF मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ये हमारा है 9.33%। और उसके बाद ओपन फॉरेस्ट है 9.34। यानी कि सबसे ज्यादा जो ओपन फॉरेस्ट है, जो वनों में जो वन क्षेत्र है उसमें जो खुले वन है उसका जो एरिया है सबसे ज्यादा है। और अंत में सबसे कम है स्क्रब यानी कि झाड़ियों का, जो झाड़ी वाले जो वन है। सबसे ज्यादा किसका है? खुला वन। उसके बाद यानी कह सकते कि इसको आंशिक रूप से जो घने वन है और सघन वन है उनकी सबसे ज्यादा सबसे कम है, सबसे कम स्क्रब है। उसके बाद बेहद घने वन, बहुत घने वन। उसके बाद मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, उसके बाद ओपन फॉरेस्ट। और ये कुछ डाटा है एल्टीट्यूड वाइज जो फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर उसका एरिया पूरा डाटा एल्टीट्यूड वाइज 0 से 500 मीटर
500 से, यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं वहां पर जो वनों की जो सघनता है और उसका जो क्षेत्रफल है, परसेंटेज, ये सारा चीज दिया हुआ है, वनों के प्रकार अलग अलग। तो अब चलिए हम बात करेंगे वनीकरण की समस्याओं के बारे में। वनीकरण की समस्याओं की या फिर भारतीय वानिकी की जो समस्याएं हैं उस पर बात करें तो सबसे पहले हम पाएंगे कि इसकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है यहाँ वनों का जो क्षेत्रफल है वो कम क्षेत्रफल, उसका कम होना। जो औसत माना गया है भारत में कुल वन क्षेत्रफल का वो 35% है, माना गया है कि इतना होना चाहिए, लेकिन हमारा जो औसत क्षेत्रफल है अभी वो है 24.39%। इसके पीछे कारण है कि भारत का कुछ हिस्सा जो है जो कि अत्यधिक सघन वन पाए जाते हैं, लेकिन कुछ हिस्से जैसे कि आपका हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये जो हिस्से हैं ये इसमें कमी कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट या जो वन है बहुत कम है या नहीं है। अब इनको पूरा करने के लिए वन नीति अधिनियम 1988 लाया गया और इसके अनुसार जो कि मैदानी क्षेत्रों में वनों का जो प्रतिशत है 33% तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 67% से अधिक होना चाहिए। यह आंकड़ा जो है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कम है, केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा मणिपुर को छोड़कर यहाँ पर जो है ये जो 33 और 67 का जो आंकड़ा है इससे ज्यादा या फिर इसके बराबर है, बाकी जगहों पर कम है ये। अब आगे हम बात करते हैं पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों में वनों का औसत देखा जाए तो वो 40% है, कहाँ 67 होना चाहिए लेकिन ये 40% है। भारत के अधिकांश वनों में समान प्रकार के वृक्ष नहीं पाए जाते। हाँ, एक और चीज है कि देखिए वनिकी या फिर फॉरेस्ट्री बोले इसको या फिर वनीकरण बोले, वनिकी जो भी फॉरेस्ट्री डेवलप तब होगा जहां से रिसो या जहां से इनकम होगा, और जाहिर है वनों में भारत का जो वन है वनों में लकड़ियों की जो वृक्षों की जो प्रजाति होती है एक समान नहीं पाई जाती। और ये सिर्फ भारत का ही नहीं, ये जो एक विश्वतीय या ट्रॉपिकल या टेम्परेट जो वन है यहाँ पर इसकी देखी जाती है कि साल का वृक्ष है तो साल के साथ साथ महुआ भी है, सागवान भी है। अब यदि उनका एक व्यावसायिक उपयोग किया जाए, कटाई करेंगे तो कटाई में भारी दिक्कत होती है। भारत में कुल वन प्रदेश का जो 40% हिस्सा है वो यातायात के लिए सुगम नहीं है। ये हिस्से बहुत ही ज्यादा दुर्गम है, यहाँ सिर्फ पुष्पा भाव जैसे लोग ही जा सकते हैं, बाकी लोगों के लिए ये इतना आसान नहीं है। यानी कि घाटियों में, तलहटियों में या फिर नदियों की घाटियों में और गहरी घाटियों में वनों का 40% हिस्सा है जिसके यहाँ पर की यातायात सुगम नहीं है, जिसके कारण इसका दोहन या इस्तेमाल उपयोग नहीं हो पाता है। कुल वन प्रदेश का जो 50% हिस्सा है उस पर आदिवासियों को मुफ्त चराई तथा घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी काटने का अधिकार प्राप्त है, जिसका दुरुपयोग होता है। अब ये अधिकार तो आदिवासियों को प्राप्त है घरेलू उपयोग के लिए, लेकिन उसकी आड़ में कोई आसपास के जो लोग हैं उसका व्यावसायिक इस्तेमाल भी करते हैं। व्यावसायिक इस्तेमाल मतलब वो वैध रूप से नहीं, अवैध रूप से उसकी यदि वैध रूप से यदि लकड़ी काटेंगे तो उस अनुपात में पेड़ लगाना भी होगा, लेकिन यहाँ पर वो सीधे काटते जाते हैं। जबकि आदिवासियों की बात करें, जो जिन प्रदेशों में आदिवासी रहते हैं, जिन वनों में आदिवासी रहते हैं, वो वन बाकी वनों की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित देखे गए हैं। वहां पर जो वनों का जो क्षेत्रफल है या फिर वनों का जो कहेंगे कि स्थिति है दूसरे ऐसे वनों से बेहतर है जहां आदिवासी नहीं पाए जाते, क्योंकि आदिवासियों और वनों के बीच, आदिवासी और वनों के बीच सहजीविता का संबंध देखा जाता है। यानी कि एक दूसरे पर वो निर्भर है। पेड़ों को वो कभी जड़ से नहीं काटते, वो अपने उपयोग के लिए लकड़ियां काटते हैं, टहनियां काटते हैं, डाल काटते हैं, पत्ते से चुनते हैं, कोशिश करते हैं कि कम से कम पेड़ों को काटा जाए। अब इसी में देखेंगे वनों के कम क्षेत्रफल में भारत में लगभग 28 करोड़ आदिवासी हैं, जो लोग जो है अपनी जीविका के लिए जंगल पर निर्भर है। ये एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि इस पर निर्भर है। और वृक्षों को काटने का एक पारंपरिक तरीका है, मतलब अंधाधुंध जैसे तैसे काटते गए। वनों में प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव। अब वनों में देखिए कि यदि आप वन फॉरेस्ट ऑफिसर्स या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में देखेंगे तो सबसे ज्यादा सिर्फ रेंजर्स ही हैं, यानी कि वहां पर वो सुरक्षा कर्मी ही है, गार्ड्स ही हैं। बाकी कहेंगे कि यदि वनों में कुछ जो पेड़ पौधों को लगाएं या फिर वहां पर देखें कि क्या समस्या आ रही है, क्यों पेड़ वनों का ह्रास हो रहा है, इन पर बात करने के लिए या फिर इनके देखभाल के लिए कर्मचारियों की कमी है।
आग, कीट तथा पादप रोगों से नुकसान। अब क्योंकि आदिवासी मतलब कि जंगल में लोगों का आना जाना अधिक है, पशुओं का भी आना जाना अधिक है, चराई हो रही है, हमारे और पशुओं के साथ साथ इंसान और पशु बहुत सारे जीव जंतु भी जा रहे हैं, कीट कीट पतंगे जा रहे हैं, जो कि वनों के लिए शायद नए हैं, इससे नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान जो है फॉरेस्ट फायर से, वनाग्नि से होता है नुकसान। आप पिछले दिनों देखे होंगे उत्तराखंड, भारत में उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और ऑस्ट्रेलिया का जो फॉरेस्ट फायर है वो बहुत ज्यादा विकट रहा, विकट समस्या रहा पिछले सालों। आपने इस पर हमने देखा होगा इसके लिए हम अलग से, आप जब प्रश्न का इस्तेमाल करेंगे, प्रश्न में जब इस चीज को आग तथा की वनाग्नि का के बारे में लिखने की कोशिश करेंगे तो आप इसको वहां से कुछ डाटा बाहर से आपको कलेक्ट करना होगा, तभी आप इसके लिए बेहतर जवाब दे पाएंगे। या फिर कोशिश करेंगे आगे से कि इसके बारे में डाटा उपलब्ध कराया जाए। अब देखते हैं एक चीज है चराई। हमने केवीके का एक ट्रेनिंग में, केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र के एक ट्रेनिंग में एक बार कहीं सुना था, एक कृषि वैज्ञानिक ने कहा था कि भारतीय समाज के लिए यदि 3 सबसे बुराई है ग्रामीण समाज के लिए, वो है यानी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को यदि आधा करना है एक साथ, तो वहां पर 3 चीजों को अपनाना होगा: नसबंदी, नशाबंदी और चराईबंदी। नसबंदी से जनसंख्या कंट्रोल, नशाबंदी से लोगों के पैसे बचने लगेंगे, और चराईबंदी ओपन ग्रेजिंग जो होता है, मैंने घर से कहने को तो गाय हमारी माता है, पूजनीय है, लेकिन भाई जेठ हो या बैसाख हो या फिर माघ की मगडोली हो, ऐसे में पशुओं को घर से बाहर निकालकर छोड़ देते हैं चरने के लिए। अब ऐसे में लोग जब वो जंगलों में जाएंगे, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको ज्यादा खाते हैं, जो पौधे पनप रहे हैं, जो अभी अभी अंकुरित हुए हैं, प्रस्फुटित हुए हैं, उन्हीं पौधों को जब पशु चर जाएंगे तो फिर आगे पौधे कैसे आएंगे। पर्वतीय प्रदेशों में वास करने वाले स्थानीय लोगों द्वारा वनों का इस्तेमाल प्राकृतिक चारागाह के रूप में किया जाता है। चारागाह क्या होता है कि ऐसी भूमि जिसका इस्तेमाल पशुओं को चराने के लिए किया जाता है। तो ऐसे जब प्राकृतिक चारागाह के रूप में किया जाता है, और जहां पर कि वहां ये ध्यान नहीं रखा जाता कि किस क्षेत्र में छोटे पौधे हैं, कहाँ बड़े पेड़ हैं, जहाँ घास है, बस पशुओं को भेज दिया जंगल में, दिन भर खाएंगे पिएंगे, रात में घूम के शाम तक वापस आ जाएंगे। और इसका नुकसान हालांकि किसानों को भी, पशुपालकों को भी भुगतना पड़ता है कि जंगली जानवरों के हत्थे चढ़ जाते हैं। भाई आप तो गए हो जंगल में खाना खाने, लेकिन आपको खाने के लिए भी कोई वहां वेट कर रहा है आपका। तो ऐसे में ये एक वनीकरण के लिए वनिकी की बड़ी समस्या है, प्राकृतिक चारागाह यानी कि का इस्तेमाल करना। दूसरा है वनों या पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग ऋतु प्रवास करते हैं। हिमालय क्षेत्रों में थारू और भोटिया जैसी जनजाति जो है वो ऋतु प्रवास करते हैं। होता यह है कि गर्मियों में ये लोग, क्योंकि निचले क्षेत्रों में घास कम पड़ जाता है या फिर बाढ़ आने लगता है इन क्षेत्रों में, तो ये पहाड़ों पर ऊपर चले जाते हैं अपने मवेशियों को लेकर। और फिर जैसे फिर गर्मी, क्योंकि ये अब बर्फ पिघलने लगता है, नए नए घास के मैदान यहाँ पर, इसके नए नए चारागाह इसके सामने आने लगते हैं, अपने भेड़ बकरियों पशुओं को लेकर ये ऊपर चले जाते हैं। चाहे वो थारू हो, भोटिया हो, बकरवाल हो, गुज्जर हो, ये सारे लोग होते हैं ऐसे जो जनजाति हैं जो कि हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। गुज्जर और बकरवाल कश्मीर में पाए जाते हैं, थारू और भोटिया आपके ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हिस्सों में पाए जाते हैं। ये मतलब गर्मी, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ये ऊपर जाएंगे, आइस के फटता जाएगा, और फिर ठंड के मौसम में ठंड पड़ती जाएगी, ऊपर से बर्फ जमता जाएगा, धीरे 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 फिर ये नीचे मैदानों की ओर आ जाएंगे। तो अब ये क्या करेंगे कि ये एक छोटे से हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ये पूरा जो पर्वतीय इकोसिस्टम है, पर्वतीय प्राकृतिक तंत्र है, इसकी वनस्पतियों को इसके पशु चर जा रहे हैं, पूरी हरियाली चरा दे रहे हैं ये लोग। तो ये एक बड़ी समस्या है ऋतु प्रवास। ऐसे और भी समस्याएं हैं, चलिए अब आगे। ऋतु प्रवास जैसी ही एक और बात है, एक और चीज है जो कि वनों को नुकसान पहुंचाता है, वो है स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतीय प्रदेशों में जहां 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहां रहने वाले जनजातीय समुदाय के लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसे झूम कृषि कहते हैं। झूम कृषि भी कहा जाता है। झूम कृषि में होता यह है, करते क्या है ये लोग, ये एक्चुअली इधर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड
मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में ये किए जाते हैं। अब होता यहाँ ये है कि जो लोग किसी एक जगह पर ऐसे देख सकते हैं, इतने बड़े एरिया में वनों को जला दिया, काट के पूरा पेड़ पौधों को काट कर जमा किया और सब में सूखने पर आग लगा दी। जब आग लगा दी तो ये पूरा इलाका साफ हो गया। अब इसमें वो खेती करेंगे और यहाँ पर ये एक तरह की कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है इनकी एक तरह की। यहाँ पर ये बहुत ज्यादा खाद बीज का इस्तेमाल नहीं करते, खाद का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अब होता क्या है कि जनसंख्या का दबाव के कारण अब ये जो एरिया है, यहाँ पर पहले 1 से 2 बार खेती की जाती, 1 बार खेती की जाती थी, लेकिन अब इसी क्षेत्र में 2 बार या फिर पानी मिल जाए तो 3 बार भी कर लेते हैं, क्योंकि जनसंख्या का दबाव अधिक है। तो क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर अब ये जो है इसका जो चक्र है कि एक जगह पर काटा, साफ किया, खेती किया, 10-12 साल खेती किया, फिर उसको छोड़कर आगे बढ़ गए। लेकिन अब क्या हो गया कि यह सिर्फ चक्र 5 वर्ष का रह गया है। यानी कि जिस जंगल को वो साफ किया, उसमें सिर्फ वो 5 साल तक ही खेती करेंगे और फिर से आगे बढ़ जाएंगे। ये एक बड़ी समस्या है। झुम चक्र के कम होने की वजह से वनों में संजीवित होने का जो कम समय रहता है, जिससे पर्यावरण को भारी संजीवित होने से मतलब है कि जो पेड़ पौधे उन्होंने काटे, जलाए, उस जगह पर नए पेड़ पौधों को पनपने में जो समय मिलता है वो बहुत कम होता है। क्योंकि ऐसा थोड़े ना है कि यहाँ पर खेती किया फिर वो 5 साल बाद कहीं और कर गए, जो उनके पास बहुत सारा जगह तो है नहीं कि वो फिर 1 से 2 चक्कर में फिर से उसको उसी जगह पर आना है। ऐसे में वहां पर पेड़ पौधे फिर से पनप नहीं पाते। ये एक समस्या है जो कि भारतीय वनिकी के लिए। अब देखते हैं, स्थानांतरित कृषि को रोकने के लिए राज्य वन विभाग ने वनीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित किया, जिसमें कुछ फलदार पौधों को लगाया गया, बागवानी कृषि को बढ़ावा दिया गया ताकि पेड़ पौधों को कम काटा जाए। जहां पर जिन क्षेत्रों में पेड़ों को काटा जाता था, वहां पर फलदार पौधे लगा दिए गए ताकि उन फलों की बिक्री कर उनको एक कुछ आय हो और ताकि वो उससे अपना गुजारा कर सके, उनके जीवन यापन में उसको सहायता मिले। एक देखा गया है कि जिन स्थानों पर मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया, वहां झूम कृषि पर निर्भरता कम हुई है। क्योंकि लोगों के पास काम है तो उन्हें मजदूरी मिल रही है, वो उनको खाने पीने का, वो अपना सामान जीविकोपार्जन के लिए आर्थिक संसाधन मिल रहा है, उससे वो अपने संसाधन जुटा पा रहे हैं, जिसके कारण वो झूम कृषि से धीरे धीरे हटने लगे। जाहिर बात है कि वनों में रहने वाले जो लोग हैं, उनको जब तक वन से उनकी निर्भरता कम नहीं की जाएगी, तब तक वो अपने पारंपरिक कामों में लगे रहेंगे। धीरे धीरे करके उनको वहां से उनकी निर्भरता वनों पर से कम करना है, तभी जाकर वनों की को सुरक्षित किया जा सकेगा। अब है कृषि भूमि की बढ़ती मांग। अब यदि भारत की हम बात करें तो पिछले 30 से 40 दशक में हमारी जो दशकीय वृद्धि रही है वो 15% से अधिक रही है। दशकीय वृद्धि से मतलब है कि पिछले 10 सालों में हमारे देश की जो आबादी है उसमें बढ़ोतरी, वो दशकीय वृद्धि, यानी कि वो 15% से अधिक रही है पिछले 4 से। तो ऐसे में यदि हमारी 100 करोड़ आबादी है, ऐसे में यदि 10 साल में 15 करोड़ और जोड़ ले रहे हैं तो 20 साल में 30 करोड़ और जोड़ ले रहे हैं। इस बड़ी जनसंख्या को खिलाने के लिए और अधिक खेतों की आवश्यकता होगी। जितना कृषि भूमि है उससे ज्यादा खेतों, हालांकि ये बात और है कि हमारे पास जो कृषि भूमि है उसी का हम अधिकतम या फिर कहें कि पूर्णतः इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जितना ऑप्टिमम यूज जो करना चाहिए, विवेकपूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारा क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमको अधिक से अधिक अनाज उपजाने की जरूरत है। इसलिए लोग जहां पर कृषि में संलग्न लोग हैं, वो जहां मौका मिल रहा है वो वनों की ओर बढ़ रहे हैं और वन भूमि को कृषि भूमि में बदल रहे हैं। हालांकि ये अवैध है, गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी ये चीजें हो रही है, खासकर आदिवासी इलाकों में। उसके बाद है नगरीकरण और औद्योगिकरण। नगरीकरण और औद्योगिकरण जो है, इसने वनों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसमें कि खासकर आप देखेंगे पर्यटन उद्योग। यदि हम पर्यटन उद्योग की बात करें तो भारत में
हिमालय और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, और दक्षिण भारत में ऊटी हो गया जो सबसे प्रमुख है, और उत्तर भारत में आकर नैनीताल, मसूरी, टिहरी, हरिद्वार, देहरादून, शिमला, श्रीनगर, गैंगटोक ऐसे शहर हैं जहां पर औद्योगिकरण के कारण यानी पर्यटन के कारण बहुत ज्यादा विकास हुआ, मतलब अवसंरचनात्मक विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ यहाँ पर। तो जाहिर है जब नए नए बिल्डिंग बनेंगी, नई नई मकान, सड़कें बनेंगे, हवाई अड्डे बनेंगे, रेल लाइनें बिछाई जाएंगी, तो उसका दबाव भी वनों पर ही पड़ेगा। क्योंकि जो आप देखा, अब हमने देखा कि हम सबने देखा है कि सड़क बनाने में सबसे ज्यादा नुकसान पेड़ों को होता है। आप देखेंगे कि हर जगह कितने हजारों लाखों पेड़ काटे जाते हैं। दूसरा है कागज उद्योग। कागज उद्योग के लिए तो कच्चा माल ही है हमारा पेपर, और इसमें पेपर बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। फिर है फर्नीचर उद्योग। फर्नीचर उद्योग में लकड़ी एक रॉ मटेरियल की तरह अलग अलग लकड़ियों के अलग अलग इस्तेमाल होता है। और हालांकि भारत में जो है वानिकी मतलब लीगली बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब आप एक फॉरेस्ट्री जो की बात करेंगे, हम फॉरेस्ट फार्मिंग यदि बात करें, या कह सकते हैं कि इसको एग्रो फॉरेस्ट्री की बात जब हम करेंगे, तो भारत में आज भी ये बहुत टफ है कि आपको एक बड़े एरिया में आप जहां पर कि पेड़ लगाएं और उसको व्यावसायिक उपयोग से काटते रहें। इसके लिए अब काफी लंबी प्रक्रिया है, जिसके कारण वनों पर इसका दबाव वनों पर ही दबाव पड़ता है। जो लोग चोरी छुपे लकड़ियां काटते हैं, बाकी पुष्पा भाऊ को तो पता ही है, पुष्पा भाऊ तो चंदन की लकड़ियां नीचे बहुत नीची घाटियों से लेकर जाते हैं और चेन्नई तक पहुंच जाते हैं वो मुरुगन भाई से मिलने। चलिए अब आगे देखेंगे तो पिछले 3 दशक में भारत में लगभग 24,000 नई औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित की गई, जिसके लिए लगभग 14,000 स्क्वायर किलोमीटर वनों को साफ किया गया। ये एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। 14,000 स्क्वायर किलोमीटर वनों को साफ किया गया। 24,000 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी 24,000 औद्योगिक इकाइयों के लिए। एक यानी कि कह सकते हैं कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में एक से अधिक, यानी कि हाँ कह सकते हैं हाफ किलोमीटर या फिर 700 मीटर का जो स्क्वायर एरिया होगा, जिसमें कि एक इंडस्ट्रियल एरिया के लिए इतना बड़ा एरिया को लिया गया। चलिए अब हम आगे इसमें देखेंगे। अब एक और समस्या है इसके लिए, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि नदी घाटी परियोजनाएं, जिसमें कि जिसके लिए वनों का बहुत ज्यादा ह्रास होता है। यदि हम बात करेंगे टिहरी परियोजना की, जहां पर आज टिहरी डैम है, पहले वहां पर एक टिहरी नाम का शहर हुआ करता था, जो कि अब एक न्यू टिहरी के नाम से शहर बसा दिया गया और वहां वो साहब को शिफ्ट करा दिया गया। अब टिहरी बांध, टिहरी शहर की आबादी 40,000 थी। एक बहुत बड़े एरिया में ये बांध बना हुआ है। एक 40,000 आबादी वाले शहर को पूरे को बांध में तब्दील कर दिया गया, और उसके आसपास का जो क्षेत्र था वो पूरा सबमर्ज कर गया, उसमें डूब गया इसमें। और ये एक बांध बन गया। ये 2 नदियों भगीरथी और भीलांगना के संगम पर बना है, और इसमें जो है कुल मिलाकर दोनों नदियों में देखें तो लगभग 150 किलोमीटर लंबा एरिया है, जिसमें जो वो सबमर्ज करता है। और कुल मिला के कह सकते हैं कि टिहरी बांध बहुत मजबूत बांध है और बहुत बड़ी परियोजना है ये, मेगा प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भारत की कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। देख सकते जैसे कि नत्था झखरी डैम, भाखड़ा नांगल डैम, टिहरी, सरदार सरोवर बांध गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर, जहां पर कि सरदार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी लगाया गया, सरदार पटेल की एक मूर्ति, 300 मीटर ऊंची मूर्ति। इंदिरा सागर डैम, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम डैम, इडुक्की डैम और कोयना डैम। कोयना डैम के बारे में जरूर पढ़ें एक बार, क्योंकि कोयना डैम प्राकृतिक नहीं आर्टिफिशियल भूकंप के लिए एक बार चर्चा में आया था। कुछ नदी घाटी परियोजनाओं में चलिए हम पहले बात कर लेते हैं, कुछ 1-2 नदी घाटी परियोजनाओं पर बात करें, जिसमें हीराकुंड परियोजना, उसके बाद टिहरी बांध, और ये 2 बांध पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ व्यावसायिक गतिविधियों पर बात करेंगे जो कि वनों में होता है। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है,
यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। इसकी जो लंबाई है 25.8 किलोमीटर है। इस बांध के पीछे एक विशाल जलाशय है जो कि एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। यह परियोजना भारत में शुरू की गई और कुछ परियोजनाओं में से एक है। कुछ परियोजनाओं में से एक है। इसमें बाईं और लामडुंगरी पहाड़ी से लेकर 4.8 किलोमीटर दूर चंदीली पहाड़ी तक मुख्य बांध है। यानी कि जो बांध की जो लंबाई है इसकी वो 4.8 किलोमीटर है, लगभग 5 किलोमीटर। इसके दोनों तरफ 2 अवलोकन मीनार है, गांधी मीनार व नेहरू मीनार। इसके जलाशय के तट रेखा जो है 339 किलोमीटर लंबी है, 639 किलोमीटर लंबी है इसकी जलाशय की तट रेखा है। इस बांध को बनाने में इस्तेमाल हुए मृदा, कंक्रीट व अन्य सामग्री से कश्मीर से कन्याकुमारी तथा अमृतसर से डिब्रूगढ़ तक करीब 8 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा सकती है। अंदाजा लगा सकते हैं कितने बार। हीराकुंड की जो झील है एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इस बांध की लंबाई 4801 मीटर, जिसमें 810 करोड़ घन मीटर जल संचित रहता है। इसका जो उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन करना है। यह बांध विश्व का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। हीराकुंड के अलावा 2 और बांध अवस्थित है। एक है टिक्करपाड़ा बांध और दूसरा नाराज बांध। तो ये था हीराकुंड बांध। ये एक तस्वीर है हीराकुंड बांध का, आप देख सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की जो ये चौड़ाई है 4.8 किलोमीटर, यानी लगभग 5 किलोमीटर इसकी ये चौड़ाई है नदी की। यहाँ पर इस बांध की जो दीवार है ये लगभग 5 किलोमीटर लंबी ये दीवार है। अब आगे हम टिहरी बांध की बात करेंगे। टिहरी बांध जो है टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह भगीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर अवस्थित है। पर्यावरणविद मानते हैं कि बांध के यदि टूट जाए तो ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, मेरठ और बुलंदशहर जलमग्न हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि पटना तक पानी 6 से 10 घंटे में पहुंच जाएगा। संसद की एक समिति ने कहा कि उत्तराखंड में टिहरी परियोजना द्वारा क्षेत्र में पौधरोपण कार्य नहीं करने के कारण भूस्खलन के रूप में बड़ा पर्यावरणीय खतरा उत्पन्न हो गया है। अक्सर यहाँ पर भूस्खलन होते रहता है। वृक्षारोपण दीर्घकालीन समाधान साबित हो सकता है इसके लिए। समिति ने गृह मंत्रालय से सिफारिश की कि उन राज्यों को सलाह दें कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें कि लोगों को पौधरोपण कार्यकलापों में शामिल किया जाए। उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइड होता रहता है उसके लिए कारण है कि यहाँ पर जो विकास कार्य होते हैं, सड़क बनाया, रेलवे लाइन बिछाया और उसका जो मलबा जहां तहां छोड़ दिया और पेड़ काटा, तो होता क्या है कि वो जब बारिश होता है तो पानी तेजी से नीचे आता है और अपने साथ मलबों को साथ बहाते भी नीचे ले जाता है, जो कि और ज्यादा अपने साथ और सख्ती से नीचे वो कटाव करता है। और दूसरा है कि वहां पर एक औद्योगिक रूप से जो वनीकरण किया गया है कि वहां पर पौधों को मतलब चेंज कर दिया, बदल दिया गया। जो वहां का नेचुरल जो वनस्पति था, प्राकृतिक वनस्पति हटा के, जैसे कि वहां का ओक जो या फिर जो बोलते हैं वहां का देवदार जो था वो नेचुरल था वहां का, उसकी जगह पर वहां पर पॉपुलर उगाया जाता है, जिसके कारण जो देवदार जो मिट्टी को पकड़ता है जबकि पॉपुलर मिट्टी को नहीं पकड़ता, जिसके कारण वहां पर काफी तेजी से मतलब भूस्खलन की संख्या देखी जाती है। और 2013 में जो उत्तराखंड में जो तबाही आई थी उसके लिए इसे जिम्मेदार माना गया है कि देवदार की जगह पर जो ये पॉपुलर के वृक्ष लगाए गए वो उसमें जिसने इसके लैंडस्लाइड को बढ़ाया काफी ज्यादा। साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यकलापों को इनमें प्रभावी तरीके से शामिल करने के लिए सिफारिश किया है। गृह मंत्रालय की समिति ने मनरेगा को भी मतलब सिफारिश ताकि वहां पर पौधरोपण हो सके। मनरेगा के द्वारा भी पौधरोपण किया जाता है। अब थोड़ा सा इस डैम को देख लीजिए। ये डैम सोच कर लगता है कि कभी क्या टूट जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि ये डैम कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि ये एक मतलब व्यू देख सकते हैं कि ये एक कृत्रिम पहाड़ी है। ये जो इसको इम्बैंकमेंट डैम कहा जाता है कि इसका जो निचला तला है तब तक इसको काटा गया जब तक कि ग्रेनाइट चट्टान नहीं मिल गई, और ग्रेनाइट चट्टान पर फिर एक लोहे की नींव बनाई गई और जहां से फिर इसके पिलर्स ढाले गए, बनाए गए और पिलर को पूरा कंक्रीट से ये पूरा इम्बैंकमेंट बनाया गया इस डैम का। अब देखते हैं वनों में कुछ व्यावसायिक गतिविधियों पर बात करेंगे, क्योंकि वनीकरण के लिए जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं जैसे कि तेंदुपत्ता, साल पत्ता और जो गौण उत्पाद या बांस का कलेक्शन, महुआ
और जड़ी बूटियों का जो इकट्ठा करना, ये सारी बातें जो है वनीकरण को कभी कभी अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। लोग जानकारी के अभाव में महुआ चुनने के लिए, महुआ का जो टाइम होता है उससे पहले वनों में आग लगा देते हैं, जिससे कि नीचे जमीन साफ हो जाता है और वो महुआ चुन लेते हैं। ये एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण ये कभी कभी आग विकराल रूप धारण कर लेता है। सेम कंडीशन वो लोग तेंदू पत्ता चुनने वाले भी लोग करते। तेंदू पत्ता चुनने गए, बार बार कौन तोड़ता है, चलो काट लिया, पेड़ ही काट के गिरा दिया तोड़ के, फिर घर आ गए। सेम सखुआ पत्ते में भी होता है। इसलिए ये वनों पर थोड़ा ये इस तरह के क्रियाकलाप, व्यवसायिक जो क्रियाकलाप है वनिकी या वनीकरण में एक विपरीत प्रभाव डालते हैं। चलिए अब हम बात करें कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न पहले बात किए थे। भारत में वनीकरण की समस्याओं पर प्रकाश डाले, इस पर सारा डिस्कस कर चुके हैं, इस पर बात नहीं होनी चाहिए। आर्थिक समृद्धि का वनों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करें। अब पहले जैसे कि हम आर्थिक समृद्धि आएगी, लोगों को घर बनाना है, घर बनाने के लिए फर्नीचर चाहिए, फर्नीचरों के लिए कहाँ आप करेंगे, वनों पर दबाव बढ़ेगा। अब घर बनाएंगे तो घर बनाने के लिए फिर आपको जमीन चाहिए, वो जमीन भी आपको कहीं ना कहीं वनों पर ये दबाव डालेगा। दूसरा, हम पर्यटन, जैसे जैसे आर्थिक समृद्धि आएगी पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, और पर्यटन के लिए लोग प्राकृतिक जगहों पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसे में उन पर भी दबाव पड़ता है। हालांकि आर्थिक समृद्धि, जब लोगों में आर्थिक समृद्धि के साथ साथ शैक्षिक विकास भी होगा तो लोग इन चीजों को समझेंगे और इनको कम से कम नुकसान पहुंचाएंगे। औद्योगिक विकास वनों को किस प्रकार प्रभावित करता है? जाहिर सी बात है, औद्योगिक विकास जो है वो अंधाधुंध औद्योगिक विकास वनों को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन औद्योगिक विकास यदि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाए तो इसमें वनों के संरक्षण की भी बात की जाएगी। आगे हम देखेंगे वनवासी या आदिवासी। आदिवासी ये देखा गया कि जिन क्षेत्रों में आदिवासी रहते हैं, इस पर हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि वो वन अन्य वनों की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित होते हैं, क्योंकि वनों के साथ आदिवासियों का जो नाता है वो सहजीविता का है। वो एक दूसरे के साथ वो सामंजस्य स्थापित करके जीते हैं। दूसरा है कृषि का विकास वनों को किस प्रकार प्रभावित करता है? कृषि का विकास वनों को, जाहिर है कृषि का विकास जैसे जैसे होगा, यदि कृषि क्षेत्र का विकास होगा तो वनों पर दबाव पड़ेगा, और यदि कृषि का तकनीकी विकास होगा तो वो कम क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन ले पाएंगे और वनों पर कम से कम प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे में यदि हम बागवानी कृषि को और बढ़ावा, जब कृषि विकसित होगी तो बागवानी कृषि को भी बढ़ावा मिलेगा और कुल वन क्षेत्रफल में जो है वृद्धि दर्ज की जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड, वनीकरण या भारत में वनीकरण या वनिकी की समस्याएं। इस पर हमारा आज का एपिसोड था। नेक्स्ट हम राष्ट्रीय वन नीति पर लेके आएंगे। इसमें हमने 4-5 सवाल भी दिए हैं, सवालों के जवाब उम्मीद करता हूं कि हमने जो डिस्कस किया इससे आपको इन सवालों के जवाब मिले होंगे। यदि नहीं मिले तो एक बार आप कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है। और वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को टैग कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।